प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के आपका आज स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन एच जो 8वां सेक्शन है, भूमि से संबंधित अधिनियम और कानून इसमें है और इसके तहत सीएनटी और एसपीटी एंड भूमि संबंधी अन्य अधिनियम कानून के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले 3-4-5 क्लास में पूरा कर लिया है और अब इसका आज का आखिरी क्लास होगा, जबकि हम लोग इसमें देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूर्व में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आज का यह क्लास हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म के छात्रों के लिए यूजफुल तो है ही, साथ ही साथ वैसे छात्र जो हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह बेहद उपयोगी होगा, क्योंकि वह भी देख पाएंगे कि जो पीछे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन सारे चैप्टर से वे किस प्रकार के थे। तो इस कड़ी में मैं बता देना उचित समझता हूं कि पहले एक क्लास में हम लोगों ने सीएनटी से पूछे गए जो 5-5 प्रश्न थे, पिछले 4 वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आज हम इस क्लास में एसपीटी और भूमि संबंधी अन्य जो अधिनियम और कानून हैं उनसे संबंधित 5 प्रश्न एसपीटी से और 2 प्रश्न अन्य भूमि संबंधी अधिनियम कानून से, इस प्रकार कुल 7 प्रश्नों के बारे में हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। और बार बार मैं बताता हूँ कि नए पैटर्न पर केवल 4 ही परीक्षाएं अभी झारखंड में आयोजित हुई हैं, इसलिए उन्हीं 4 से हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का ट्रेंड रहा है और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे प्रश्न कौन कौन से थे और हम कितनी सहजता से इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस कड़ी में आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन क्लास, ये जो अभी हम जारी कर रहे हैं, इसमें एसपीटी 1949 एंड अदर लैंड रिलेटेड लॉज, ये प्रश्न सारे शामिल हैं। तो इस प्रकार जो पहला नए पैटर्न पर एग्जाम हुआ था वर्ष 2016 में, उसका हम पहला प्रश्न देखते हैं कि यह कहां से आखिर था। तो संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत, किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। अंडर सेक्शन दिस of section Santhal Pargana Act 1949, a land which is not recorded as such shall be recognized or treated as मूल रैयती जोत, होल्डिंग और ऑफिशियल होल्डिंग। कृषि का जोत जो कि जोत से रिलेटेड, आपको अगर याद होगा, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि चैप्टर 2 जो एसपीटी का चैप्टर 1 प्रारंभिकी था, चैप्टर 2 रैयत, चैप्टर 2 में आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान और रैयत के बारे में बोला गया है। तो उसका जो सेक्शन 10 था, 10 में आपने देखा होगा कि कौन सी जमीन मूल रैयती जमीन मानी जाएगी। तो उसमें आप ये देखे होंगे, ये जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि मूल रैयती जमीन यही होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें रिटन फॉर्म में जो है, इसमें डी, जब किसी बंजर भूमि मूल रैयत द्वारा आबाद लायक बनाई गई हो या कोई परती जोत जो मूल रैयत के अधिकार में पाया जाए तो उसे संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के अंतर्गत अपरिवर्तनीय समझा जाएगा। मीन से माना जाएगा कि वह जमीन उस मूल रैयत का है जिसने कि उसको आबाद किया था इनिशियली, शुरुआत में। आपने पढ़ा होगा कि उसके बारे में, मूल रैयत के बारे में हम लोगों ने बताया था कि मूल रैयत हम किसे बोलेंगे। साथ ही साथ एसपीटी में हम लोगों ने रैयत के 3 प्रकार भी देखे थे चैप्टर 3 में। उसमें निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। तो इन तीनों में हम लोगों ने देखे थे और साथ ही साथ खास ग्राम के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि जहां पर न ग्राम प्रधान हो और न वहां मूल रैयत हो। तो मूल रैयत का कंसेप्ट वहीं से निकला, धारा 10 से। अगले प्रश्न पर आते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है
अगर उसमें इतना वर्ष कृषि न किया गया हो। आप एकदम क्लियर कट इसमें प्रोविजन है कि आपको 5 साल तक अगर आप उसमें कृषि नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ संथाल परगना एसपीटी एक्ट 1949, सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड इज लायबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन 5 years। आपने देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने काफी विस्तार से इस पर चर्चा की थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी की धारा 33 के तहत कोई व्यक्ति अगर 5 वर्षों की अवधि के अंतर्गत अगर उसको सेटलमेंट हो जाता है उसके नाम से, तो 5 साल के अंदर इसी पर्पस के लिए उसको सेटलमेंट किया जा रहा है कि वह उस पर खेती करेगा। और इसीलिए वो सारी पात्रता को देखते हुए, पात्रता की जो शर्तें थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसको प्रिविलेज मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, तो ऑलरेडी आपको सेटलमेंट किया गया था। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 5 साल तक, तब ये जमीन फिर से आपसे ले ली जाएगी, रद्द कर दी जाएगी और फिर से वह जाएगी 5 years, यहाँ है, फिर से वह बंदोबस्ती के लिए फ्री मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखें, एसपीटी के धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया मीन्स ग्राम प्रधान या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? इसके बारे में भी हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा था। अंडर सेक्शन 22 ऑफ एसपीटी, रैयत में मेक ओवर देयर होल्डिंग टेम्पोरली ऑन ट्रस्ट फॉर कल्टीवेशन टू अ रैयत आफ्टर नोटिफाइंग टू द एसडीओ। एसडीओ से परमिशन लेने के बाद वह अपने लैंड को हेडमैन और मूल रैयत इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, किस स्थिति में वह कर सकता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें गांव से अस्थायी उसकी अनुपस्थिति, वह टेम्पोरली गांव से बाहर रह रहा है, हल चलाने लायक बैलों की कमी, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। तो ये सारी परिस्थितियों के बारे में हम लोगों ने जिक्र की थी और तब आपने देखा था कि उसमें ये सारी चीजें अगर विद्यमान है, वह पर्सन कुछ समय के लिए घर से बाहर है या उसके पास बैलों की कमी है या उसके रैयत जो है विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में है, तो इन सारे स्थितियों में उसको वो ट्रस्ट पर उसको टेम्पोरली वो दे सकता है खेती करने के लिए, किसी भी न्यास में कोई अलाउ कर सकता है। वही है इसमें एसपीटी की धारा 22 के तहत एक रैयत निम्नलिखित स्थितियों में, उसमें क्या क्या और भी एक स्थिति है, गांव में उसका अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत की विधवा नाबालिग की स्थिति में, और ये उसमें नहीं था, रैयत की बीमारी या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में भी वह बोल सकता है कि आप हमारी जमीन को आप ले लो और कुछ समय तक, जब तक मैं उसमें खेती करने की स्थिति में नहीं आता हूं, तब तक आप इस पर खेती करो। अगला प्रश्न, एसपीटी के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, अभी हम लोगों ने डिस्कशन की कि खास गांव किसे बोला जाएगा, कोई मूल रैयत न हो, ये तो सही है, मूल रैयत नहीं होना चाहिए, कोई मुखिया ना हो, मुखिया मीन्स हेडमैन, ये भी सही है। तो इसका क्या हुआ, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो और करेक्ट आंसर इज सी। खास गांव से तात्पर्य है कि जहां कोई मूल रैयत भी नहीं हो और जहां कोई प्रधान भी नहीं हो, तो उस कंडीशन में प्रधान की नियुक्ति के लिए इसमें विशेष प्रयोजन दिए गए हैं कि किस प्रकार से प्रधान की नियुक्ति या उसका अपॉइंटमेंट होता है और क्या क्या उसे दायित्व लेना पड़ता है, क्या क्या उसे फॉर्मेलिटी करनी होती है डीसी ऑफिस में, उस सब के बारे में हम लोगों ने काफी विस्तार से पढ़ा था। तो हियर आवर आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन भी देख लें, ये इसलिए हम लोगों ने दे रखा है एक्सप्लेनेशन साथ में कि जब कभी भी आपको, सिंस इसका हम लोग पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो जब कभी एग्जाम नजदीक हो तो आप केवल इसका पीडीएफ का अध्ययन कर लें तो ये सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाते हैं। इस अधिनियम
कि धारा 4 के अनुसार खास गांव से तात्पर्य किसी ऐसे गांव से जहां न तो मूल रैयत हो न उस समय के लिए कोई गांव प्रमुख हो। इस बात का विचार किए बिना कि गांव में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रमुख था या नहीं। फॉर दैट टाइम, खास ग्राम वो तब कहलाएगा जबकि किसी समय विशेष में उसमें न तो कोई मूल रैयत रह रहा है और न ही कोई वहां पर प्रधान है, ग्राम प्रधान है। मूल रैयत नहीं रह रहा है, इट मीन्स कि वो जमीन स्थानांतरित हो गई है। जो वहां के शुरुआती दौर के उस गांव को बसाने वाले लोग थे वो अब नहीं रह रहे हैं। और ग्राम प्रधान मीन्स ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं हुई है डीसी के लेवल से। फिर पांचवा प्रश्न, आखिरी एसपीटी एक्ट से रिलेटेड, इस साल का ये आखिरी प्रश्न। एसपीटी के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय है, अहस्तांतरणीय है, वंशानुगत है, इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, हेरिडेटरी, नॉन ऑफ द एबव। तो काफी हम लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हैं कि नॉन ट्रांसफरेबल है। कोई चाहे कि ग्राम प्रमुख हो, बन गया, मुखिया बन गया, हेडमैन बन गया विलेज का, और उसको मन नहीं लग रहा है उसमें, या उसको बहुत परेशानी हो रही है, उसके अपने पैसे खर्च करके दायित्व निभाना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में अगर वो चाहे कि हम छोड़ दें या ये पद अपने किसी दूसरे रिलेटिव को या दूसरे पर्सन को, नियर डियर को दे दें, फ्रेंड को दे दें, तो ऐसा नहीं कर सकेगा वो। ये नॉन ट्रांसफरेबल है। एसपीटी के अध्याय 2 धारा 9 के अनुसार गांव के मुखिया का पदांतरण किसी प्रकार के अधिकार नहीं रहेगा। सेक्शन 5 के तहत किसी खास गांव के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर तथा विनिहित रीति से निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त घोषित करेगा कि ग्राम के लिए प्रमुख प्रधान नियुक्ति किया जाए तथा तब वह विनिहित रीति से नियुक्ति करेगा। इसमें इसके बारे में कोई खास नहीं बोला गया है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये बता रहा है कि कैसे उसकी नियुक्ति होती है ग्राम प्रमुख की। तो ये 2/3 रैयतों की सहमति और इन दोनों का रिकमेंडेशन। जमींदार से तात्पर्य वर्तमान में सीओ और उसका प्रतिनिधि, और के तहत किसी खास गांव के रैयत, वहां के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर एक सर्टेन प्रक्रिया है जिसके थ्रू ही इसका अपॉइंटमेंट विलेज में हेडमैन का हो सकता है। अब ये देखें, ये ऑब्वियसली ये दूसरा एसपीटी सीएनटी से अलग होगा ये, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और आप आसानी से इसका भी आप आंसर कर पाएंगे। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, एक्चुअली ये केंद्र सरकार का अधिनियम है जिसे झारखंड सरकार ने भी 1 जनवरी 2014 से एडॉप्ट कर लिया है, तो इसलिए ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी सही है। इसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान है? तो इसमें हम लोगों ने देखा होगा कि उसमें 80%, अगर 80% लोगों का उसमें है, कंसेंट है, तो उस कंडीशन में उस जमीन को एक्वायर किया जा सकता है। मैंडेटरी कंसेंट ऑफ हाउ मेनी पीपल इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, तो इसके लिए 80%। उसी का है ये के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु 80% लोगों की सहमति का प्रावधान सन्निहित है। साथ ही अधिग्रहित भूमि हेतु अच्छी खासी राशि दिए जाने का भी प्रबंध रखा गया है कि आप उसे ऐसे नहीं ले पाएंगे, उसके लिए जो कंपनसेशन का होगा वो आपको पूरा देना होगा और तभी आप जमीन ले पाएंगे। अंडर दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ कंसेंट ऑफ 80% ऑफ द लोकल पीपल for the acquisition of the land for the public private partnership project is embedded along with this proper arrangement has also been made to give a good amount of acquired land। अगला आखिरी प्रश्न इस साल का, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास प्रस्ताव वही है, उसी से रिलेटेड फिर यह प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि यह काफी इंपॉर्टेंट लैंड
लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। एक्चुअली फेयर कंपनसेशन वर्ड उसमें जुड़ा हुआ है, फेयर कंपनसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जो केंद्र सरकार का अधिनियम है, उसमें उसको झारखंड सरकार ने इस रूप में शॉर्ट करके एक्सेप्ट किया है। तो इसमें क्या है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम के तहत भूमि का स्वामी किसको माना जाता है? द लैंड ओनर अंडर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट इतना मीन्स a person whose name is recorded in as owner of the land, person who is granted forest right under forest act, person who is entitled to be granted पट्टा right। आप देख पा रहे हैं कि ओनर जो लैंड है, मतलब किससे वो गवर्नमेंट ये करेगी, किसको उसका कंपनसेशन देगी या किसका कंसेंट लेना चाहेगी कि 80% लोगों का कंसेंट हम लें। तो स्वाभाविक है कि आप देखें कि लैंड का ओनर किस प्रकार से आप लैंड होल्डर बनते हैं। तो एक तो पहला हम लोगों ने देखा है, इसमें सीएनटी एसपीटी में देखा है कि जो मूल लोग थे, मूल निवासी, यहाँ पर जब लोग आए और जमीन को खास काट कर और वहाँ पर खेत बनाना शुरू किए, तो मुंडारी खुटकट्टी हुआ या कोड़कर हुआ, तो इन सारे मेथड से जमीन एक्वायर की गई। तो वो लोग तो थे ही, लेकिन स्वाभाविक है कि अब उनका नाम भी धीरे धीरे रजिस्टर में, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उनका नाम करते गया, जुड़ते गया, फिर उसके बाद उनके बाद वाले वंशजों का नाम जुड़ते गया। तो इस प्रकार ओनर में उनका नाम चढ़ा, वो जमाबंदी रैयत अब हो गए, तो उनका नाम जब वो चढ़ गया, रिकॉर्ड हो गया, तो उस कंडीशन में वो मालिक हो गए। फिर दूसरा बोला है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में के बाद के पहले जो जिन लोगों के नाम से पट्टा इशू कर दिया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, तो उनके पास भी जमीन आ गई, तो वो भी जमीन के मालिक हो गए। फिर पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू बी ग्रांटेड पट्टा राइट, वैसे पर्सन पट्टा अधिकार का मालिक जिसको कि सेटलमेंट के द्वारा, जैसे हम लोगों ने देखा था बंजर भूमि का सेटलमेंट, बंजर भूमि की बंदोबस्ती से रिलेटेड जो प्रावधान हम लोगों ने एसपीटी में देखे थे, तो उसके तहत जो पट्टा देने का प्रोविजन था, उसका पहला ही धारा में था पट्टा देने का, 4 कॉपी में पट्टा का तैयार किया जाना, तो ये वो भी उसके ओनर हो गए उसके तहत। तो इस प्रकार से इसमें डी ऑप्शन जो डी है इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 3 का नाम है, तीनों लोग इसके स्वामी, जमीन का स्वामी माना जाएगा, भूमि का द लैंड ओनर के रूप में उन्हें ट्रीट किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में वही होगा। अधिक इसके तहत भूमि का मालिक होता है, उसके लिए निम्नलिखित अर्हता है, भूमि रिकॉर्ड में स्वामी का नाम दर्ज हो, ये पट्टा दिया हुआ, पट्टा अधिकार का मालिक, इस अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रों के लिए भूमि, इसमें किस किस के लिए, ये और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें आपको दिख रहा है कि इस अधिनियम के तहत सरकार ने 5 अन्य क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण पर भूस्वामी की अनुमति लेने और सामाजिक असर पड़ने जैसी जांच करवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसमें सैन्य उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण, गांव से संबंधित योजना के लिए, सस्ती और गरीबों के लिए आवास योजना के लिए, सार्वजनिक निजी परियोजनाओं के लिए, ये थोड़ा लचीला कर दिया कि इन सब कामों के लिए भी, और औद्योगिक गलियारे के लिए भी, ढांचागत परियोजनाओं के लिए, मतलब इन सारे एक्टिविटी के लिए इसमें उसको फ्रीडम दे दी गई। इसमें अंडर द लीज राइट, अंडर दिस एक्ट द गवर्नमेंट डीड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द लैंड ओनर्स of land acquisition for 5 other areas, conducting investigations like social impact. These include land acquisition for military purposes, for village planning, for affordable housing scheme for poor, for industrial corridors, under public private projects. Selected private projects and other infrastructure
प्रोजेक्ट्स। तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट हैं जहां पर कि सरकार चाहे तो इस एक्ट के तहत वो ले सकती है, लैंड का एक्विजिशन कर सकती है। अब आइए, अब आते हैं इस 7th to 10th जेपीएससी जो पीटी हुई थी उसमें जो इस सेक्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे उसका पहला फटाफट हम देख लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होंगे कि क्या है, बंजर भूमि बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है 5 साल। इसका ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, उसका उसी का एक्सप्लेनेशन है। फिर एसपीटी कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? रैयत के अधिकार का अंतरण। Which section of SPT Act provides about transfer of rights? तो आप देख पा रहे होंगे, उसमें देखे होंगे जब रैयत के बारे में चैप्टर 3 जो रैयत से रिलेटेड है उसमें आप देखेंगे कि उसका धारा सेक्शन 20 जिसमें कब वो कर सकता है, अंतरण कर सकता है, कब वो चेंजेस कर सकता है, अपना जमीन किसी दूसरे को दे सकता है और दूसरे की जमीन अगर सुटेबल हो, उसके आसपास की हो तो उसको दे सकता है। तो एसपीटी धारा 20 में रैयत अधिकारों के हस्तांतरण के बारे में प्रावधान दिया गया है। इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में काफी डिटेल चर्चा कर ली है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनियम के बारे में बताती है? टॉक्स अबाउट एक्सचेंज रैयती लैंड। तो आप देखे होंगे 23 सेक्शन 23 में रैयत भूमि के विनियम एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड की किस कंडीशन में की जा सकती है? तो धारा 23 में उसका एक्सचेंज किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। 23 रैयती भूमि का विनियम, अपनी भूमि का हेडिंग ही है इनफैक्ट इसका, अपनी भूमि का विनिमय दान विक्रय करने के इच्छुक रैयत उपायुक्त को लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं जो अपने विवेकानुसार समान शर्तों के साथ ऐसा विनिमय करने की अनुमति दे सकते हैं। तो यही है एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड। रैयत डिजायरिंग टू एक्सचेंज गिफ्ट सेल देयर लैंड्स मे अप्लाई इन राइटिंग टू द डेप्यूटी कमिश्नर डीसी हु मे इन हिज डिस्क्रेशन परमिट सच एन एक्सचेंज टू बी मेड विथ सेम कंडीशंस। ठीक है, चौथे प्रश्न पर आइए। एसपीटी के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। सभी के, अगर आप किसी के लिए आपको दिक्कत हो रही है, किसी के लिए किसी से संतुष्ट नहीं है, अगर आप अपने जमीन या आपकी जमीन पर किसी ने दखल कर लिया है या गलत तरीके से किसी जमीन का सेटलमेंट ऑफिसर ने सेटलमेंट कर दिया है, तो उस कंडीशन में आप अगर जाएंगे उसको, अगर आप उसके लिए कितना टेन्योर कितना है कि आप अगर आवेदन देना चाहें तो दे सकते हैं, उसके लिए संशोधन के लिए या उसमें रीथिंक करने के लिए। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि 1 साल के भीतर आपको आवेदन देना अनिवार्य होता है। चैप्टर 8 के तहत धारा 64 में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के तहत सभी आवेदन वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 वर्ष के भीतर दिए जाएंगे। अतः विकल्प भी सही है। सेक्शन 64 अंडर चैप्टर 8 ऑफ द एसपीटी एक्ट हैज मेड इट क्लियर दैट all applications under this act shall be made within 1 year from the date of occurrence of the cause of action। कोई भी जिससे कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप 1 साल के भीतर आवेदन देंगे, उसे स्वीकार किया जाएगा 64 के तहत। फिर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। बार बार मैंने कहा है कि इसमें जो भी मतलब एसपीटी या इवन सीएनटी का मामला रहा है उसमें डीसी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। डीसी अपने आदेश को चेंज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, या जो नीचे से एसडीएम का, सेटलमेंट अफसर का जो भी उसमें आया है, लैंडलॉर्ड का जो भी
मंतव्य आया है उसको रिव्यू भी कर सकता है। तो ये हमारे सेक्शन 60 में आपने देखा था कि ऐसा प्रोविजन किया गया है रिव्यू करने का, प्रोविजन ऑफ रिव्यू। एसपीटी एक्ट के अंतर्गत धारा 60 के तहत डिप्टी कमिश्नर के निर्णय अन्य प्रावधानों के उल्लंघन या अति की स्थिति में पुनर्वलोकन का प्रावधान है। अब ये एक केस है तारनी मरांडी वर्सेस लक्ष्मी महतो, जिसको कि एक कोट किया गया है कि इसमें ऑलरेडी अपने ही आदेश को, अपने ही एक को बदला गया है। तो सेक्शन 60 प्रोविजंस ऑफ रिव्यू, द डेप्यूटी कमिश्नर मे रिव्यू एनी ऑर्डर विच हैज बीन पास्ड बाय हिमसेल्फ और प्रेडेसेसर्स, इवन उसके पहले वाले जो डीसी थे उनके भी आदेश को वह चेंज कर सकता है अगर उसे लगता है कि वह गलत डिसीजन है या उसमें कुछ संशोधन किया, उस पर रीथिंक करने की जरूरत है। तो एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर कन्फर्ड बाय दिस एक्ट। अब इसमें आते हैं द राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन, ये वही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट, झारखंड अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसमें एक्चुअली ये केंद्र सरकार का नियम था, अधिनियम था, जिसमें झारखंड सरकार ने 2017 में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया। तो वो कब से प्रभावी माना जाएगा? तो स्वाभाविक है कि जब से ये मान लिया गया झारखंड के लिए, भले ही उसमें संशोधन 2017 में हो रहा है, लेकिन यह प्रभावी माना गया 1 जनवरी 2014 से। सी, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन इतना अधिनियम 1 जनवरी 2014 से प्रभावी माना जाएगा। इसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास झारखंड संशोधन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में संशोधन किया है। ये संशोधन के द्वारा झारखंड राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंट लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2017 विल बी इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2014. It amended the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Jharkhand Amendment Act 2013 regarding the right to the fair compensation and transparency. उसमें इसने ये सुधार किया है थोड़ा सा कि उसमें फेयर कंपनसेशन में क्या होना चाहिए। इसका अगला प्रश्न, अंडर द झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, सलामी, फाइन और एनी टाइप ऑफ सम इन एडिशन टू द रेंट ऑफ ए बिल्डिंग शैल नॉट बी एक्सीडेड। ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है और इसमें भूमि से संबंधित बहुत कुछ नहीं है, तो ये किसी अपवाद के रूप में माना जा सकता है कि पूछ दिया है जेपीएससी ने। तो झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क 2 महीने के किराए के बराबर, 1 महीने के किराया से 3 महीने के किराया से, तो इसमें रेंटर के लिए एक छूट दी गई है। एक तरह से उनके लिए सहूलियत हो गई है कि उसमें 1 महीना का ही रखा गया है कि 1 महीने एडवांस में आपको सलामी या मतलब एडवांस जो देना होता है वो दे सकते हैं। अधिनियम अध्याय 2 खंड 6 के तहत यह स्पष्ट उल्लेख है कि अग्रिम रूप से सलामी शुल्क या कोई अन्य राशि भवन के 1 महीने के किराए से अधिक नहीं होगा। तो 1 मंथ का आपको उसमें रेंट देना है। अब इस प्रकार ये खत्म हो गया ईयर। अब बैकलॉग एग्जाम जो हुआ था जेपीएससी के द्वारा, वो भी 2024 में 21/1/2024 को उसमें देखें। एसपीटी 49 के तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है? तो हमने बता दिया था, उससे अब आप आराम से इसमें चूज कर सकते हैं कि कौन आएगा। Which one of the following is not a class of रैयत एज पर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949? तो हम उस दिन भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि कौन होंगे, तो 3 ही तो उसमें थे, जो निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत, ये 3 का ही उसमें जिक्र है। तो उसके अलावा जो होगा वो नहीं होंगे। तो निवासी जमाबंदी रैयत, रेजिडेंट जमाबंदी रैयत, ठीक है, गैर निवासी जमाबंदी रैयत, यह भी सही है, और नए रैयत, ये 3 का ही जिक्र किया गया है उस एक्ट में। तो ये 3 तो हो गए। अब ये एक एक्स्ट्रा जो है वो डी, एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया।
ये नहीं होगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। वही इसमें भी, इसके ये में भी वही है, उसी के बारे में जिक्र किया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एसपीटी 49 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन देना होता है? उसको बेदखली के लिए, उसको उस जमीन से हटाने के दिशा में किसी ने जबरदस्ती अगर कब्जा कर लिया है जमीन पर, तो उसके लिए क्या मतलब प्रोविजन है, या कितने दिनों के अंदर में किसी को बाद में पता चलता है कि हमारी जमीन को किसी और ने दखल कर लिया है या गलत तरीके से उसका सेटलमेंट हो गया है, तो उसके लिए कितने दिनों की अवधि में उसको दे देना चाहिए? तो इसके लिए आप देखेंगे कि उसमें 2 साल का प्रोविजन रखा गया है कि 2 साल के अंदर में उस पर इजेक्शन के लिए आप कर सकते हैं। What would be the period of limitation for filing ejectment suit application of a rayyat on the grounds of Section 14 of the संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949? तो 2 साल के अंदर में दे सकता है। वही है इसके एक्सप्लेनेशन में, कुछ नया नहीं है। तीसरा प्रश्न, संथाल परगना एसपीटी के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेखित न हो, लेकिन दान दिया जा सकता है। ये समझे? अंडर द एसपीटी ट्रांसफर ऑफ रैयत्स राइट इज नॉट वैलिड अनलेस द राइट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन recorded in the record of rights but a gift can be made। ये तब तक ट्रांसफर नहीं माना जाएगा जबकि खतियान में अगर उसका उल्लेख नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसका जिक्र उस पर्सन का नहीं होता है, तब तक वह नहीं माना जाएगा कि ट्रांसफर हो गया। उसका अधिकार, जमीन का जो ओनरशिप है, वह उसको दूसरे को चला गया, अनलेस कि इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में न मेंशन कर दिया जाए, न दर्ज हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी किस कंडीशन में वो हो सकता है, तो उसमें आप देखें कि बहन एवं पुत्री, टू सिस्टर एंड डॉटर विद द परमिशन ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर। बहन एवं पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से, बहन एवं भाई को उपायुक्त की अनुमति से तो नहीं। उसमें आप केवल देखे होंगे कि बहन और पुत्री को वो भी डेप्यूटी कमिश्नर के परमिशन से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यही एक कंडीशन है, तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। इसमें क्या इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी आप देख लें। जहां एसपीटी के एक रिकॉर्डेड संथाल रैयत द्वारा बहन और बेटी को उपहार देने का अनुमति है, ऐसा रैयत डिप्टी कमिश्नर की पूर्व लिखित अनुमति के साथ वैध रूप से उपहार दे सकते हैं। यही है, वेयर गिफ्ट बाय रिकॉर्डेड संथाल रैयत टू अ सिस्टर एंड डॉटर आर परमिशेबल अंडर द एसपीटी एक्ट, सच अ रैयत मे विद द previous written permission, prior written permission of the deputy commissioner validly make such a gift। वैसा गिफ्ट वो दे सकता है। चौथा प्रश्न है, एसपीटी की धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी जोत के महुआ वृक्ष को काट सकता है। किस प्रकार वो काट सकता है? वृक्ष को काट सकता है तो क्लियर कट, ये आपने देखा होगा, ये पूछा भी गया है और कितना इंपॉर्टेंट है कि धारा 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे पेड़ लगाने का तो अधिकार है, लेकिन काटने में भी सभी पेड़ को वो अपना मर्जी से बांस लगाए, पेड़ लगाए, उसको काट सकता है। लेकिन महुआ के पेड़ के लिए एक रोक लगाया गया है, चेक लगाया गया है कि महुआ पेड़ बगैर एसडीओ के परमिशन के वो नहीं काट सकता है। तो इसमें आप देखें कि अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से पहला ही हमें ऑप्शन मिल गया। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, रैयत कैन कट महुआ ट्री, इसीलिए यहाँ पर महुआ विशेष रूप से उल्लेखित है, क्योंकि इसमें महुआ का ही केवल जिक्र किया गया है। और महुआ आपको मालूम है कि ट्राइबल पीपल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका फल, उसका फूल
सबका इस्तेमाल वे अपने अलग अलग तरह के कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं। उनके एक तरह से फूड में वो शामिल है महुआ, तो इसलिए उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और इसी पर्पज से इसमें इस एक्ट के इस सेक्शन में इसका प्रावधान किया गया है कि और सब पेड़ आप काट रहे हो तो काटो, लेकिन महुआ के पेड़ को आपको काटने का परमिशन एसडीएम से एसडीओ से लेना पड़ेगा। और विद द प्रायर परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं, रैयत आर ऑलवेज फ्री टू कट, ये भी नहीं, नेवर, ये भी नहीं, काट सकता है अगर इनसे अनुमति वो ले लेता है तो। रैयत पेड़ लगा सकते हैं वो अपनी जोत की किसी भी जमीन पर लगे बगीचे और बांस को काट सकते हैं, लेकिन महुआ के पेड़ को अनुमंडल अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता है। महुआ ट्री कांट बी कट विदाउट द परमिशन ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। पांचवा, एसपीटी अधिनियम समस्त संथाल परगना में लागू हुआ है। क्या किसी भाग से इस अधिनियम को वापस लिया जा सकता है? द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट इज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ संथाल परगना डिवीजन। कैन दिस एक्ट बी विथड्रॉन फ्रॉम एनी पार्ट देयरऑफ? हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, शुरू में ही ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको विड्रॉ कर सकती है और फिर से किसी पार्ट से उसको विड्रॉ कर सकती है और फिर से उसे वापस भी कर सकती है। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट पर ये दे दिया गया, उसके मर्जी पर, उसके डिस्क्रेशन पर। तो ये राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा। ये उपायुक्त को ऐसा करने का पावर नहीं है, ये कभी नहीं, ये भी नहीं होगा। 2/3 बहुमत से संसद का इसमें कोई रोल नहीं है। सो आवर करेक्ट आंसर इज इट कैन बी विथड्रॉन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार किसी भी हिस्से से संथाल परगना किराएदारी अधिनियम को वापस ले सकती है। आदिवासियों के शोषण से बचाने के लिए इतना अधिनियम किया गया था। क्षेत्र में आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाता है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द संथाल परगना डिवीजन। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। It prohibits the sale of tribal land to non-tribals in the संथाल परगना region। ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का। अब ये फिर आया अदर लॉ से। भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस क्षेत्र में आता है? तो हम लोगों ने बहुत शुरू में ही जब सीएनटी की बात चल रही थी उस समय ही हम लोगों ने इसका क्लियर कर दिया था कि भूमि से संबंधित जो मामले आते हैं वह केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची में राज्य सूची के पास आते हैं। तो इसलिए उस पर स्वाभाविक है कि उससे रिलेटेड जो भी लॉ बनाने की बात होगी तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसमें लॉ बनाएगी। और तीसरी सूची समवर्ती या कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को ही पावर है उस पर कानून बनाने का। तो इस प्रकार से लैंड हमारा जो है वो राज्य सूची का मामला है। इसमें केंद्र का या समवर्ती सूची का या उस क्षेत्र के उपायुक्त से रिलेटेड कोई उसमें उनका दखल अंदाजी नहीं है। केवल राज्य विधानमंडलों के पास ही भूमि सुधार कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है। हालांकि केंद्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक नियोजन में अपनी संवैधानिक भूमिका के आधार पर भूमि नीति में एक महत्वपूर्ण सलाहकार और वित्तीय भूमिका निभाई है। स्वाभाविक है कि वह निर्देश क्या कहें, एक सलाह दे सकता है कि किस प्रकार से भूमि से संबंधित जो लॉ हैं उसको इनेक्ट करना चाहिए या उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो वो एक एडवाइजर की भूमिका में है। अब देखते हैं ये भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः स्थापन अधिनियम 13 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? ये आप देखें कि किस न्यायालय से उसमें दिया जा सकता है उसको निषेधाज्ञा, मतलब उसको प्रोहिबिशन का किसके, which court has the power to grant injunction dispute relating to the land acquisition under the Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि नहीं, इसमें भी नहीं, म्यूनिसिपल कोर्ट ये भी नहीं, नो सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट को भी इसमें कोई पावर नहीं, सिविल कोर्ट का पावर कुछ नहीं है, ये बोथ ए एंड बी ये तो होगा ही नहीं जब ये दोनों ही गलत हो गया तो नो सिविल कोर्ट, किसी भी सिविल कोर्ट को, किसी भी दीवानी न्यायालय को राइट नहीं है कि वो इंजंक्शन दे दे, वो उसको निषेधाज्ञा जारी कर सके, तो इसमें किसी को भी पावर इसमें नहीं है। अब हम लोगों ने देखा था इसमें एक ट्रिब्यूनल होता है, उसके पास पावर है, उसके बाद से फिर हाई कोर्ट है, वो सबके पास है, लेकिन कोई सिविल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी नहीं है, म्युनिसिपल कोर्ट के पास भी इस एक्ट में कोई पावर नहीं है। किसी भी सिविल न्यायालय संविधान के अनुच्छेद इतना या इतना के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा के पास भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी विवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसके संबंध में कलेक्टर या प्राधिकरण को अधिकार है। इस अधिनियम द्वारा इसके तहत और ऐसे किसी भी मामले के संबंध में किसी भी अदालत द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। तो ये क्लियर करता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसी को है, और इसके अलावा इस लॉ के, इस एक्ट के तहत किसी अन्य न्यायालय को कोई पावर नहीं है। उसी के बारे में लिखा है, नो सिविल कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल दिस और आर्टिकल दिस of Constitution or the Supreme Court shall have jurisdiction to entertain any dispute relating to land acquisition in respect of which the collector or the authority tribunal, it would be better to say tribunal is empowered by or under this act, and no injunction shall be granted by any court in respect of any such matter. क्लियर है? अब हम आते हैं अपने अगले 11वीं से 13वीं जो लेटेस्ट एग्जाम आपका हुआ था, और यह एग्जाम हुआ था 17 मार्च 2024 को। तो ये क्या, अब इसका पहला प्रश्न क्या है कि एसपीटी के तहत दंड का प्रावधान किस में वर्णित है? दंड, अब ये आप दंड से क्या समझते हैं? दंड से आपका क्या अभिप्राय है कि अगर कोई अथॉरिटी गलत करती है, जानबूझकर गलत करती है और यह प्रमाणित हो जाता है, तो वैसे पर्सन को या वैसे अथॉरिटी को कौन दंडित कर सकता है या क्या उसमें प्रोविजन है? तो अंडर द एसपीटी इन विच सेक्शन इज द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट मेंशन। जैसे किसी ने रसीद आपको नहीं दी, आपसे पैसे ले लिए और रसीद नहीं दी, तो वो पनिशेबल है। तो इसका प्रोविजन आपने देखा होगा कि सेक्शन 67 जो इसी से रिलेटेड है, वो पेनाल्टी से ही रिलेटेड है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। उसका नाम ही है दंड, पेनाल्टी। सेक्शन 67 पेनाल्टी, दंड। 68 भूस्वामियों को नोटिस की तामीली। 69 भूमि पर अधिकार के अधिग्रहण पर रोक। 70 बकाया राशि की वसूली। तो ये सब सेक्शन है जिसका कि यहाँ पर जिक्र हो गया है। सेक्शन 68 सर्विस ऑफ नोटिस टू लैंडलॉर्ड, लैंड ओनर्स, भूस्वामी। लैंडलॉर्ड से यहाँ सेंस है लैंड लॉर्ड्स, मीन्स अगर आप कोई नोटिस देना चाहते हैं और ये नहीं है, लैंडलॉर्ड्स नहीं है और इनका कोई अधिकृत पदाधिकारी या कर्मचारी है, सीओ के केस में अगर सीओ नहीं है तो उनके जो कर्मचारी हों, अगर उनको भी आपने नोटिस दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस उनको, लैंडलॉर्ड को मिल गया। वो डिनाई नहीं कर सकते हैं इस तथ्य से कि उनको नोटिस नहीं मिला। तो ये सेक्शन 68 में मेंशन किया गया। वैसे ही सेक्शन 69 जो है, प्रोविजन ऑन एक्विजिशन ऑफ राइट ओवर सर्टेन लैंड्स, कुछ जमीन पर का राइट आप नहीं मतलब ये कर सकते हैं, वो किसी को और को सेटलमेंट उसका नहीं कर सकते हैं। और 70 में क्या है, बकाया राशि की वसूली, रिकवरी ऑफ ड्यूज, इससे रिलेटेड उसमें मेंशन किया गया है सेक्शन में। हाँ, अब इसमें आप देखें प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2,
एसपीटी के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? अभी हम लोगों ने देखा था इस प्रश्न को, हमें नहीं लगता है कि इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है। अभी एक्सचेंज के बारे में हम लोगों ने देखा था कि 23 पहले भी ये रिपीट हो चुका है, प्रश्न आ चुका है, इम्पोर्टेंट है कि बदलैन की क्या व्यवस्था है। तो इस की धारा 29 रैयत भूमि के आदान प्रदान का उल्लेख है। कोई भी रैयत जो अपनी भूमि का आदान प्रदान करना चाहता है वो उपायुक्त को लिखित रूप से आवेदन दे सकता है और रैयत भूमि का आदान प्रदान की अनुमति दे सकता है। तो सेक्शन 23 ऑफ एसपीटी मेंशन्ड द एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड। एनी रैयत who wishes to exchanging his land may apply in writing to the DC and obtain permission for exchange of their land। तो एक्सचेंज के लिए 23 याद रखिए। अब तीसरा प्रश्न, किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? ये जमीन पर अपना, एसपीटी की बात हो रही है, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, सीएनटी में कुछ है और एसपीटी में धारा अलग अलग है। तो इसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 18 में बोला गया है कि वह उसमें उस जमीन पर घर बना सकता है, उसमें बगीचा भी लगा सकता है, कुछ पोर्शन में वह अपने जमीन का कुछ पोर्शन में को खेती के लिए भी रख सकता है। तो इस तरह से उसमें बांध भी बना सकता है, तालाब भी बना सकता है, उसमें मछली भी पालन कर सकता है। तो ये सारे सेक्शन 18 में मेंशन है। एसपीटी धारा 18 के अनुसार रैयत को अपने एवं अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बनाने का अधिकार है। एज पर सेक्शन 18 ऑफ संथाल परगना, रैयत हैज द राइट टू कंस्ट्रक्ट अ कच्चा और पक्का बिल्डिंग ऑन हिज लैंड फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल पर्पसेस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। क्लियर? अगला प्रश्न, एसपीटी के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खाली जोत, तो जोत से ही, जोत का मतलब खेती, खाली जोत मतलब जिसमें कोई खेती नहीं हो रही है। तो खाली जोत आपने पढ़ा होगा कि जो बंजर भूमि की बंदोबस्ती, बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती हम लोगों ने पढ़ा ही था इस चैप्टर में। तो उसमें क्या उसमें था, वो चौथा जो अध्याय था उसमें खाली जोत, बंजर भूमि। तो खाली जोत कब कहलाएगा और क्यों कहलाएगा? अब इसमें देखें, परित्यक्त जोत, एबंडेंट होल्डिंग, फिर दूसरा है होल्डिंग हुज ओनर हैज डाइड विदाउट लिविंग अ सक्सेसर, जिसका जोत जिसका उपयोग चारागाह के रूप में हो रहा है, ए और बी दोनों। तो आप उस समय भी बात की गई थी कि परित्यक्त मतलब जो छोड़ दी गई हो जमीन, वो, दूसरा जिसका ओनर मर गया हो और वो अपना कोई बारिश न छोड़ गया हो, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग खाली जोत उसको बोलेंगे। तो परित्यक्त जोत जो एबंडेंट होल्डिंग है, जिसका कोई अधिकारी नहीं है, और दूसरा जिसका बगैर कोई बारिश छोड़े कोई मर गया है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। एसपीटी के इतना के अंतर्गत खाली भूमि का अर्थ है वह भूमि जो परित्यक्त हो और जहां रैयत की मृत्यु बिना वारिस के हो गई हो, उस प्रकार की भूमि को खाली भूमि कहा जाता है। लैंड मीन्स ऑल लैंड विच इज abundant and where the rayyat has died without living and hire, such land is called खाली जोत। खाली जोत, इसको आप खाली जोत समझेंगे। खाली जोत। एसपीटी का पांचवा प्रश्न, एसपीटी के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्ती खेत हेतु किया जा सकता है। एक चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा लास्ट क्लास में,
तो आपने देखा होगा कि चारागाह की भूमि का कभी बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखें क्या क्या है। उपायुक्त की अनुमति से, यदि आवश्यक हो तो ग्राम प्रधान की अनुमति से, कभी नहीं। तो स्वाभाविक है कि इसमें हम लोगों ने देखा था कि कभी कोई नहीं होगा, किसी भी हालत में उसका नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द संथाल परगना लैंड टेन्योर इतना, विद द परमिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, नहीं, नहीं, कभी नहीं। एसपीटी की धारा 38, सेक्शन 38 में इसका उल्लेख है। 38 के अनुसार यह प्रावधान है कि गांव की चारागाह या गोचर, गोफर के बजाय गोचर हमारे ख्याल से सही होगा, के रूप में दर्ज किसी भी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा न तो खेती की जाएगी और न ही चारागाह के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो लैंड रिकॉर्डेड एज विलेज पास्चर और गोफर shall be cultivated by any individual nor shall be used for a purpose of other than pasture। इसका 6th क्वेश्चन आप देखें। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन नियम 2013, अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना मिलकर बनती है। ये एक ट्रिब्यूनल बनाता है, एक अथॉरिटी, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी। ये बनती है कितने लोगों से मिलकर, उसके बारे में इसका कहना है। जो ये प्राधिकरण बनता है वह कितने लोगों के द्वारा, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि एक आदमी, ये सिंगल चेयर्ड ये प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, एक पर्सन को डिप्यूट किया जाता है इस काम के लिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। अंडर सेक्शन 52 of the Land Acquisition Rehabilitation Resettlement Act 2013, the government hereby establishes the Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority. The composition of the authority shall consist of one person only, hereafter referred to as the presiding officer। इसी को presiding officer बोलेंगे। Who shall be appointed by notification of the appropriate government, जो सरकार के अधिसूचना द्वारा। अब आज के का यह आखिरी प्रश्न है इसे का, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है। तो हम लोगों ने शायद इसका डिटेल में धारा का उस दिन उल्लेख नहीं किया था, तो जस्ट आज भी उसको जान लेंगे हम लोग कि ये है किस ये में है। तो आप देखेंगे कि SC ST के लिए एक अलग सेक्शन में जिक्र किया गया है और जो सेक्शन 41 से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन रेगुलेशन इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डिस्क्राइब्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। SC एंड ST के लिए क्या क्या प्रोविजन किस सेक्शन में दिया गया है। तो 41, सेक्शन 41 में इसका प्रोविजन किया गया है। अर्जन पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 41 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। सेक्शन 41 of the land acquisition, this settlement 2000 provides for a special provision for scheduled caste and scheduled tribes। तो आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप तो खुद ब खुद उसका आंसर दे पा रहे होंगे। हम लोगों ने CNT और SPT में जो पढ़े थे सेक्शंस, उसका एक प्रकार से फिर से रिवीजन हो गया, वैसे सेक्शंस का, वैसे धाराओं का जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इससे ये भी देख पाए होंगे कि कौन कौन से धारा, कौन कौन से सेक्शंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, सो दैट कि आप उस पर विशेष ध्यान दें और अरेंज करने की कोशिश करें ताकि आप रिकॉल कर सकें एग्जामिनेशन के दौरान। तो इस प्रकार
हमने देखा कि जो हमारे भूमि और भूमि से संबंधित जो अधिनियम और कानून थे, उनका काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन भी किया, और जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे उसका भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। और आपने देखा होगा कि अगर आप ढंग से इन सारे अधिनियमों के जो भी धाराएं हैं एक बार ढंग से अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो आपको फिर आगे भविष्य में कठिनाई नहीं होगी और इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका आप आंसर कर पाएंगे। इसी कड़ी में मैं अब इस क्लास के समापन करने से पूर्व जो एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था आपको बताना, मैं चाहूँगा कि उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, और वह है कि CNT और SPT एक्ट में जो संशोधन प्रस्तावित थे, अर्थात 2016 में जब रघुवर दास की सरकार थी तो उस समय में कुछ CNT एक्ट में संशोधन की बात की गई थी, लेकिन उसका काफ़ी घोर विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इसका प्रस्ताव 2017 में रद्द कर दिया गया। हम ये यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि वे कौन कौन से पॉइंट्स थे जहाँ पर कि इसको चेंज करने की बात हुई थी, जिसका आदिवासी संगठनों ने और बाद की सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी। तो इस प्रकार यह संशोधन अभी है नहीं, लेकिन प्रस्तावित था। स्वाभाविक है कि विकास के कार्यों को देखते हुए इसमें संशोधन करने की सरकार को जरूरत पड़ी होगी। तो अब आप देखें कि ये कौन कौन से, मूलतः ये 2-3 ही हैं जो CNT एक्ट में चेंजेस की बात कही गई थी और SPT में। उसमें आप पहला देखें CNT एक्ट की धारा 49, सेक्शन 49। इसमें पूर्व में क्या प्रावधान था, या बल्कि अभी भी है ही, कि इस धारा के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। उस समय चूंकि यही मेन डेवलपमेंट के काम थे, या उस समय हुआ करते थे उद्योग लगाना और खनन के लिए, तो उसी के लिए था। अंडर दिस सेक्शन लैंड कुड बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली फॉर इंडस्ट्री एंड माइनिंग पर्पसेज। अब इसमें क्या संशोधन किया गया, अब उद्योग और खनन कार्यों के लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार जमीन ले सकेगी। मीन्स और भी जो डेवलपमेंट या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जरूरत हो, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत पड़े, जो उसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके लिए भी सरकार ले सकेगी। साथ ही सरकार अब विकास हेतु निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। तो ये इसमें थे, इसमें प्रस्ताव थे कि इन एडिशन टू इंडस्ट्री एंड माइनिंग द गवर्नमेंट विल नाउ बी एबल टू एक्वायर लैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल प्रोजेक्ट्स, कॉलेजेस, ट्रांसमिशन लाइन्स एक्सेट्रा। फर्दरमोर द गवर्नमेंट विल नाउ बी एबल टू एक्वायर लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेज फॉर कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज। तो ये एक तरह से इसमें छूट दी गई थी। इसमें एक तरह से सरकार को फ्री हैंड दी गई थी कि वो जमीन को आसानी से एक्वायर कर सके, जिसका कि विरोध हुआ, और ये अभी वर्तमान में लागू नहीं है। फिर अगर CNT एक्ट की 71A, सेक्शन 71A पर अगर आप गौर करेंगे तो उसमें था कि इस धारा के तहत SAR कोड से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जा सकती थी। SAR, अब आप ये देखें SAR क्या है। SAR शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोड। इससे क्षतिपूर्ति के सारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जा सकती थी। इसमें क्या हुआ, अब चेंजेस क्या हुआ, अंडर दिस सेक्शन ट्राइबल लैंड कुड बी ट्रांसफर्ड टू नॉन ट्राइबल्स विथ कंपनसेशन फ्रॉम SAR कोड। शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कमिटी कोर्ट ये काफ़ी सक्षम और सशक्त है। ये सारी बिंदुओं को गहन छानबीन के बाद ही जो शेड्यूल्ड एरिया के लैंड हैं उनको वह ट्रांसफर करने की परमिशन काफ़ी ठोक ठिठाके बजा के वो दे सकती थी। इसमें क्या चेंजेस की बात थी कि अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जमीन वापसी के मुकदमे SAR कोर्ट में दायर होंगे। दिस विल नो लॉन्गर बी पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ कंपनसेशन। Furthermore, land restrictions case will be filed in SAR court. इसमें था कि केवल कंपनसेशन के आधार पर ही नहीं उसको किया जा सकेगा। तो एक तरह से थोड़ा सा इसमें और बंधन मजबूत होता है
कि उसके लिए आपको आसानी से नहीं होगा। और जमीन वापसी की बात होगी तो एसीआर कोर्ट में आप दायर करेंगे, यह बताने के लिए, जैसे पहले भी था कि अगर 5 साल तक आपने उस पर जो एक्टिविटी नहीं की, चाहे वो माइनिंग की बात हो या उद्योग लगाने की, तो वापस वह जमीन मालिक को मिल जाती थी। हाल ही में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो इसमें इसका ये चेंज का प्रस्ताव था। अब एसपीटी सीएनटी की धारा 21 और एसपीटी एक्ट की धारा 13, इसमें आप देखें कि इसमें जमीन मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। अर्थात जमीन की प्रकृति यदि कृषि है तो मालिक उसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं कर सकता था। स्वाभाविक है कि उस समय जितने भी जमीन थे उसका निर्माण किया गया था, बैरन रहे होंगे या पेड़ पौधे से युक्त हुए होंगे, उससे काट छांट कर बनाई गई होगी खेती योग्य, तो खेती को प्राथमिकता दी गई थी उस समय। और कोई नहीं चाहता था, उस समय यह व्यवस्था की गई कि इसका कोई स्वरूप बदल दे, तो इसीलिए इसकी व्यवस्था की गई थी। द ओनर डिड नॉट हैव द राइट टू चेंज द नेचर ऑफ द लैंड, दैट इज इफ द नेचर ऑफ द लैंड वाज एग्रीकल्चरल then the owner could not use it for any purpose other than agriculture। हालांकि इससे इनको तो वर्तमान में कठिनाई और परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसी की बदौलत अभी भी जमीन इंटैक्ट है। अब मालिक को जमीन की प्रकृति को बदलने का अधिकार दिया जाएगा इसके पश्चात। ये जो संशोधन में प्रस्तावित संशोधन था उसकी मैं बात अब कर रहा हूं। अब मालिक को जमीन की प्रकृति को बदलने का अधिकार दिया जाएगा, इसके पश्चात जमीन मालिक कृषि योग्य जमीन का उपयोग मकान, दुकान के निर्माण या अन्य व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए कर सकेगा। पहले मकान खुद के रहने के लिए केवल कर सकता था, लेकिन अब दुकान निर्माण या अन्य किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए भी कर सकेगा। नाउ द ओनर विल बी गिवन द राइट टू चेंज द नेचर ऑफ द लैंड। आफ्टर दिस द ओनर विल बी एबल टू यूज द एग्रीकल्चरल लैंड फॉर बिल्डिंग अ हाउस, शॉप और अदर कमर्शियल पर्पसेस। तो यह था। इससे जमीनों को एक्वायर करने में काफी सुविधा हो जाती अगर ये प्रस्तावित संशोधन लागू हो जाते तो, और जिसके चलते विकास कार्यों को तेजी मिलती। लेकिन उसके साथ ही साथ जो आदिवासी संगठन थे या जो यहाँ के मूलवासी उनकी यह सोच है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो इनके हाथ से जमीन चली जाएगी और फिर उन्हें इनके पास वापस नहीं आएगी। जो भी साधन संपन्न लोग हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनकी जमीन को हथिया लेगी। तो अपनी जगह पर इनका भी सोच, इनका भी थॉट सही है, उसे माना जा सकता है। और इस प्रकार इन सारे प्रस्तावों का, जो भी संशोधन प्रस्ताव थे, उसका काफी पुरजोर विरोध हुआ और अंततः यह अभी भी लागू हालत में नहीं है। भले ही एक दो संशोधन बाद में, जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो 2023 में एक उन्होंने मंत्रिमंडल से एक डिसीजन लिया कि जो थाना वाला बाध्यता है कि एक ही थाने में आदिवासी अपने लैंड का दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, तो इसमें थाना की बाध्यता को खत्म की जाए, डिस्ट्रिक्ट रखी जाए। लेकिन वह भी अभी तक उस पर फाइनल निर्णय नहीं लिया जा सका है, और बल्कि अभी भी वह विचार विमर्श के स्तर पर ही है, अभी भी इस पर चर्चा चल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो सीएनटी और एसपीटी से रिलेटेड थे, और हमने जो भूमि संबंधी नियम और कानून थे, अधिनियम और कानून, जिसका काफ़ी विस्तार से बहुत सारे क्लास में हम लोगों ने इसे पूरा किया है। और अब आज अंततः हम लोगों ने इसका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी देख लिया है कि जो इसमें पहले हम लोगों ने देखा था CNT से रिलेटेड 5-5 प्रश्न जो 4 साल में पूछे गए थे, और आज हम लोगों ने देखा SPT से रिलेटेड, SPT और भूमि संबंधी अन्य कानून से संबंधित 2-2 प्रश्न। तो 5 और 2 7 प्रश्नों का आज हम लोगों ने चारों साल का विश्लेषण देख लिया है। तो इस प्रकार अब हम इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं, समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ पूर्व की भांति कि आपकी पढ़ाई पूरी तरह से ठीक ढंग से चल रही होगी और आप अभी भी लगे होंगे अपने पढ़ाई में तन्मयता के साथ। बस थोड़े ही मंजिल थोड़ी सी आगे है, ऐसे ही आप अपना हौसला बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।